जम्मू कश्मीर की दो सीट बडगाम और नगरोटा काफी दिनों से चर्चे में है। इस वक्त क्यों चर्चे में आ जाई है? ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान यहां हो चुका है इससे पहले ही, और इसी को लेकर के जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सियासी माहौल गरमाया है। वजह साफ है, बीजेपी ने मैदान में दो उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों पर जीत का दावा भी। बडगाम सीट से बीजेपी ने आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया है, जबकि नगरोटा सीट से दिव्यानी राणा को टिकट मिला है और बीजेपी की सीटों की तकसीम से लीडर और कारकुनान में खुशी भी है। हालांकि इसी सिलसिले में इस ज़िमनी इंतखाबात में दो नए चेहरों को मौका मिला है। दिव्यानी राणा भी नए हैं और बडगाम से भी नया चेहरा मैदान में है। एक मुस्लिम जबकि दूसरा साबिक एमएलए देवेंद्र राणा की बेटी हैं। उनके इंतकाल पर उनको मैदान में उतारा गया। सीधे तौर पर बीजेपी को इससे फायदा पहुंचेगा। कई सारी वजूहात है जिसका जिक्र करेंगे। हालांकि इस दौरान दीगर पार्टियों ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद बरसरे इक़्तिदार उमर सरकार एनसी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के उतारने का ऐलान किया है, लेकिन इसकी वजह बहुत साफ नहीं है, क्योंकि यह आसान रास्ता नहीं होगा। बडगाम सीट से जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है उसे उमर अब्दुल्ला ने छोड़ दिया था। जीतने के बाद भी लोगों में नाराजगी इसकी वजह से, और इसी नाराजगी की वजह से बडगाम सीट पर एनसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से एनसी लीडर आगा रोला मेहदी ने मना भी कर दिया और उनके इलेक्शन से पहले इस तरह का सामने एक बयान भी आया। एनसी के लिए यह सीट खतरा साबित हो सकती है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन दूसरी सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है, दिव्यानी राणा वाली, नगरोटा वाली, जहां से किसी और पार्टी को निकलना थोड़ा सा मुश्किल मालूम होता है। हालांकि पैंथर्स पार्टी वहां भी मैदान में है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें से दो नाम तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। बहरहाल इन दोनों पार्टियों के अलावा कुछ दूसरे उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो कि इस इलेक्शन को और भी दिलचस्प बनाने के लिए एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इन दोनों सीट पर कौन अपनी दावेदारी में सच्चा साबित होता है। जी, हमारा बहुत सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है इस पूरे विश्व में कहीं नहीं आपको मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत दूरदर्शी पार्टी है। उन्होंने महिलाओं का उत्थान किया है, उन्होंने युवाओं का उत्थान किया है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे औरतें और युवाओं का उत्थान हुआ है। साथ ब साथ ये तो हम हैं ही, एक औरत हैं और युवा हैं, पर हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम आज तक जिस भी घर में गए हैं उन्होंने हमें गले लगाया है और हमें आज तक ये नहीं लगाया है कि हम किसी भी ऐसे किसी घर में जा रहे हैं जहाँ पे हमें उन्होंने वेलकम नहीं किया है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबका, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से निष्ठा से सारे काम करते हैं हमें भी वो मौका मिलेगा। पिछले 1 साल में हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं पार्टी के नेतृत्व में, खासतौर पर जितनी भी सारी स्कीम्स हैं उनको ग्राउंड पे लाकर उनको अमल करवाने का काम किया है। और आगे बढ़कर हमें यही उम्मीद है कि और ये कार्य जो हैं वो जमीनी तत्व पे आकर उतरें। लोग जो हमारे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के एक बार वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। यहाँ आप देखिए, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे डेवलपमेंट का मसला हो, सारे आज जो 50 साल तक नहीं हुआ वो इंशाल्लाह इन 5 सालों में होंगे। हमें उम्मीद है, हमें पूरा उम्मीद है कि हम बडगाम से कामयाबी होंगे, क्योंकि जो आप 2024 की बात कर रहा हूँ, आप देखिए 2024 में कितना मार्जिन आया भारतीय जनता पार्टी के, कितने लोगों ने वोट दिया, पर कितना परसेंटेज बढ़ा। आगा सिरूला ने सच बोला। उन्होंने बोला अगर उन्होंने उमर अब्दुल्ला को यहाँ 2024 में लाया बडगाम में, जैसे कि उमर अब्दुल्ला बोलते हैं मैं किसी के कहने पे यहाँ आया, वो तो अगर उल्ला के कहने पे आया बडगाम में, मगर जब उन्होंने उनको मुद्दे रखे उस मुद्दे पे उन्हें नहीं वो उतरा। उसी वजह से आज वो आगा सैयद साहब जो अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त कैंपेन नहीं चलाऊंगा, मैं एक वोटर हूँ, मैं एक वोट अपना पोल करूँ। इंतजार गो पत कुन इलेक्शन कोर बड़ महतूर सान उमर अब्दुल्ला कामयाब। तब जनाब कोर वाद तम दोप बह रोज बडगाम, तम दुत पे गांदरबल कर तम वक्त हिसाबस मज नाकरी। पता वो वुक इलेक्शन युस आगा रूहलस सत आगा रूहला फरमाई तथ तम सदस अहदस फुटल कहें। तम पे आगा सैयद रोहन कोल अत असल रोल अदा तमो ये सात इलेक्शन मुहिम सह दवा दोन बस कर तो हक अदा बराबर। तो तमिस बासो मतलब कि कहन मतलब लुकन हज गसान। तो क्या वन तम कर तथ पे तम त्रो नजर इन वोन यह करू लुकन हज मे इन पोज वोनमुत गन ब्रोह कुन गई बे आगा रोल कर वह मतलब पान वस क्या लुकन सत गसान
मतलब कौन कुन जाए गसान कुन जाए गसान तो अगर वनकस दित इस्तीफा पत उमर अब्दुल्ला साहबन तम जन सीट बडगोम कोन ड्रॉ अस आई कम आई कर तो कोर आज वो बे इलेक्शन दौरान आज वोट मांगने बे आज बे वोट मांगने कित दिमो नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट करो आज ये पत करो रुजू बेस पार्टी को क्या वोतमुत आगा सोमन लड़का हेको तमसी कुन रुजू कर तमिस मौका मैदानस मज। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे बडगाम वाली सीट क्यों, क्योंकि यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब जीत चुके थे, उसके बाद उन्होंने सीट छोड़ दी, लोगों में नाराज़गी पहले से थी। अगर इलेक्शन से पहले की कुछ हालात आपको याद हों तो शायद आपको मालूम होगा कि कुछ बागी लीडरान भी खड़े हुए थे, उनको भी रद्द कर दिया था। हालांकि बड़े बड़े लीडरान हैं, बड़े बड़े नामचीन चेहरे थे जिनको लोगों ने रद्द कर दिया। वजह थी कि वो एनसी के साथ जाना चाहते थे और उन्होंने जो ख्वाब दिखाया था उससे वो लोगों के सामने में था, यानी कि खास तौर पर स्टेट होल्ड या फिर स्पेशल स्टेटस की मांग वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ें थी जिससे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उमर सरकार ही इस मसले को हल करा सकती है, जो कि अब तक नहीं हुआ। और इत्तेफाक यह है कि आज करीब करीब 1 साल हो चुके हैं। अगर उन चीज़ों को हम पलट करके देखते हैं तो उनमें से कुछ चीज़ें तो पसे पर्दा रह गई और कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। डेवलपमेंट के काम तो छोड़ ही दीजिए, या बेसिक तमाम तर चीज़ें जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे उसे भी थोड़ी देर के लिए साइड लाइन रखिए। खैर, उसके ऊपर एक अलग रिपोर्ट में बात करेंगे। लेकिन ये बडगाम वाली सीट थोड़ी सी पेचीदा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि खुद एमपी आगा रूहुल्लाह साहब नाराज नजर आ रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं कि वो तो लोगों से वोट मांगने भी नहीं जाएंगे, बस एक वोटर की तरह जाकर के वोट कराएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे जानना जरूरी है। और नगरोटा सीट जो साफ तौर पर लग रहा है कि वो बीजेपी के पास चला जाएगा, इतना आसान मत समझिए, क्योंकि वहां पर ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार को, मजबूत उम्मीदवार को उतारने के लिए कमर कस चुकी है। वहां पे भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। हालांकि दिव्यानी राणा या फिर उनके वालिद साहब जो कि फौत हो गए, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया था, लेकिन वहां पे भी कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में, इस डिबेट में नासिर लोन साहब हैं जेकेएनसी से, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुमित शर्मा साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अवैस अशरफ शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेके अपनी पार्टी से। और यही वजह है कि आज अवैस अशरफ साहब से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जेके अपनी पार्टी के बारे में ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन हकीकत में बोलूँ तो आमतौर पर बी टीम का या फिर बीजेपी के मददगार के तौर पर इस तरह के बहुत सारे टैग लगे हैं। लेकिन 2020 के बाद अगर हम लगातार नजर बनाते हैं तो अवाम के पसंदीदा भी रहे। हालांकि बड़े पैमाने पर कमाल नहीं किया है, लेकिन क्या इस तरह के इलेक्शन, चाहे वो बाय इलेक्शन हो या फिर राज्यसभा के इलेक्शन हो या आने वाले कोई भी इलेक्शन, क्या इसमें इन पार्टियों का एक बड़ा रोल होगा? क्योंकि चाहे वो अल्ताफ बुखारी हो, सज्जाद गनी लोन हो या दूसरे जितने भी लीडरान हैं पार्टियों के, वो अपना एक फैन बेस रखते हैं और वो उन्हें हम नजरअंदाज कर भी नहीं सकते। वैसे अशरफ साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बडगाम की सीट के हवाले से, क्या इस मर्तबा हम ये मान के चलें कि बीजेपी सेंध लगाने वाली है आप लोगों के जरिए? देखिए, पहले तो आमिर साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम पर बुलाया। देखिए, पहली बात आपने की बीजेपी की बी टीम होने की, लेकिन इसका जवाब तो तभी मिल गया था जब हमने असेंबली इलेक्शंस में हर जगह अपने कैंडिडेट उठाए और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उठाए। रही बात बडगाम बाई इलेक्शंस की, तो आज बीजेपी ने आगा सैयद मोहसिन साहब को मैंडेट दिया वहां पे, और आज ही हमारी पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने मुख्तार अहमद डार साहब, जो कि एक मानी जानी पर्सनैलिटी है, बिजनेसमैन है, मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम आगे किया है और उनको भी अपनी पार्टी ने आज मैंडेट दिया है बडगाम का। तो बी टीम की होने की बात ही नहीं है। और देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 1 साल से सरकार में है और उनके अपने मेंबर पार्लियामेंट जो है आगा रूहुल्लाह साहब, उनके बयान जो है आई थिंक दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी ने एक अच्छा, एक पोटेंशियल उम्मीदवार खड़ा किया है, मुख्तार डार साहब है वहां पे, वो कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह हमें लगता है कि हम इंशाल्लाह हेल्दी फाइट देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, चलिए, उम्मीद है कि इस मर्तबा फाइट अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसी पेचीदगियां हैं जिसके बारे में हम आपसे समझेंगे। सुमित साहब, जिस तरीके से हम नगरोटा के सीट देख रहे हैं वहां पे तो थोड़ी आसानी है, क्योंकि दिव्यानी राणा इस नॉमिनेशन से पहले भी लोगों के दरमियान पहुंचती रही हैं, जैसा कि हमारी रिपोर्ट सामने आई है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि बडगाम में आपने बड़ी हिम्मत दिखाई उतरने की। देखिए, बिल्कुल, ये लोगों के जो विश्वास की बात है, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और लोगों के अंदर उम्मीद हमेशा की तरह
और लोगों का ये पूरा जो भरोसा है उस पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही उतरी है। और कहने का मतलब ये है कि एक वो समय था जब आपने देखा होगा कि श्रीनगर कश्मीर से किसी भी एरिया से भाजपा का कोई भी कैंडिडेट पहले तो इलेक्शन लड़ते ही नहीं, बहुत कम लड़ते थे, और जब लड़ते थे तो एक कुछ वोट भी बहुत कम ही आते थे, क्योंकि फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि वोटों का जो ये सिलसिला रहा, ये धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया। ये बढ़ना, वोट बढ़ना नहीं होता, ये जनता का विश्वास जो है इस पार्टी के प्रति वो उसको बढ़ाता है। तो अभी पीछे जो इलेक्शंस हुए थे सितंबर में, यही इसी के, तो तब भी आपने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पे बड़े क्लोज काउंटर से जो पीछे रही थी, तो उसी का ये रहा या जो वहां पे भी कश्मीर में भी अब लोगों के दिलों में जो है ना, वो जो एनसी या दूसरी सरकार वहां पे है, जो पार्टीज हैं, उनके ऊपर से विश्वास हट रहा है। क्योंकि देखिए कई ऐसी चीजें हुई जिनको अगर आपने बोलना है तो उसे करना है, और अगर आपको पता है कि आप नहीं कर सकते हो तो लोगों से खाली वोट के लिए ये ड्रामेबाजी जो होती है, ये जनता समझ गई है। 1 साल के अंदर जनता को पता चल गया है, क्योंकि जनता के लिए कोई भी जम्मू कश्मीर के अवाम की जो है उसके लिए कोई भी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं आया एनसी की तरफ से। लेकिन हाँ, एनसी की तरफ से अगर कुछ आया तो वो सिर्फ मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत कहानियां, और कहते रहने से एनसी सिर्फ टाइम पास कर रही है और इस कुर्सी को एंजॉय करने के मूड में है। बस यही उनका एक चलता जा रहा है जी। उनको लोगों से, जम्मू कश्मीर के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू को तो एनसी ने नकार ही दिया है, और कश्मीर के लोगों के साथ सरेआम उन्होंने देखो किस तरह की हरकत कर रहे हैं लोग। आज भी बद से बदतर हालत में इन्होंने कर दिया हुआ है। हाँ, यह एक बहुत बड़ा कारण बनेगा कि जो बडगाम की सीट है उस पे लोग वहां के अपना रोष जरूर जो है आप देखिएगा एनसी के प्रति या दूसरे जितनी भी पार्टीज वहां की हैं उनके प्रति जाहिर करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो वहां उम्मीदवार जो खड़े किए हैं, आगा सईद मोहसिन साहब, उनको देखिए जीतने के लिए बहुत प्रयास लोग अपनी तरफ से करेंगे। ये विश्वास जनता का है, ये विश्वास उनका है, और ये विश्वास पे उस सीट के प्रति जो वहां के कार्यकर्ता हैं उनका जोश। लेकिन बहुत सारे लोगों का तो ये भी कह रहे हैं सुमित जी कि चूंकि हालात बीजेपी ने ऐसे बनाए हैं, ओवरऑल अगर जम्मू कश्मीर की बात ना करके सिर्फ अगर बडगाम की बात करें तो पूरे 1 साल के अंदर ऐसे हालात बनाए कि कोई काम न कर पाया एनसी, और उसके बाद राज्यसभा की भी सीट दे दी और बाईपोल के लिए एज एमएलए उतारने के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और खास तौर पर इस वजह से ताकि खास तौर पर वादी के अंदर एंट्री हो जाए और आने वाले इलेक्शन में लोगों को दिखा सके भाई देखो तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ तो वफा करी नहीं रही है, हम ही कर सकते हैं सिर्फ। सर ये सब जो है ना, ये सब बातें हैं। जो एनसी है बाकी काम उनको करने होते हैं, करोड़ों की गाड़ियां लेनी, किसी की ट्रांसफर करानी, किसी को जो जब इनको जहां पे लग रहा है कि हम लोगों के जहां पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरे जो काम हैं उन कामों को लेकर सर किसने हाथ बांधे? आप जब दिल्ली जा रहे हैं, लगातार दिल्ली जाते हैं, वहां बात रखते हैं, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है आप उसके ऊपर आगे एलजी साहब से बात रखिए। आपको लगता है कि साहब एलजी क्या साहब बातें कर रहे हैं सुमित? आज हमारी जो बात हुई डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, वो कह रहे हैं कि हमारी आधे से ज्यादा फाइल तो एलजी साहब के दफ्तर में रखी हुई धूल चाटती है, कोई काम ही नहीं हो पाता। खैर सच और झूठ क्या है ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, क्योंकि उनका जो मुतबादिल है खास तौर पे इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या कुछ स्टेटमेंट में नासिर साहब इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे कि 1 साल में लोगों की नाराज़गी है, कई वजह से भी हो सकता है कि सीट छोड़ दिया हो तो उसकी वजह से एक नाराज़गी हो, लेकिन ना काम होने की वजह से भी लोगों के अंदर एक आक्रोश है। और उसके बाद अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए। क्या लगता है इस मरतबा वो पुरानी बका, पुरानी ताकत, पुरानी पावर और उतना ही जोशो खरोश लोगों में इस मरतबा देख पाएंगे नासिर साहब? आप नासिर साहब माफी चाहता हूं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम मुझे इस डिबेट का पार्ट बनाने के लिए, और आपको और आपके देखने वालों को और मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम। देखिए जहां तक बडगाम बाई इलेक्शन की बात है, जाहिर सी बात है जब उमर साहब ने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा और दोनों सीटों पे कामयाबी हासिल की तो उन्हें एक सीट जो है छोड़नी पड़ी। और बडगाम की सीट से जब उन्होंने रेजिग्नेशन किया तो लाजमी तौर पर वहाँ जो है इलेक्शन जो है होने थे। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत देर कर दी, चूंकि ये इलेक्शन
विद इन 6 मंथ्स ही होने चाहिए थे जी। लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल बाद हो रहे हैं। बहरहाल अब डेट अनाउंस हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल तैयार है। हम जो है आने वाले 1-2 दिन में अपना उम्मीदवार जो है उसका नाम अनाउंस करेंगे और हमें उम्मीद है कि लोगों ने जिस तरह पिछले साल इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया, इस इलेक्शन में भी जो है हमारा साथ देंगे। बिल्कुल जो ये स्पेकुलेशंस है, जो ये बीजेपी या ऑपोजिशन वाले जो उन्हें लग रहा है कि लोगों की नाराजगी है, हो सकता है कहीं कहीं लोगों की नाराजगी भी हो, लेकिन लोग ये चीज भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से हमारी हुकूमत, हमारे जो गवर्नमेंट है वो कितनी मुश्किलात में काम कर रही है। हाँ, लेकिन वही लोग सेम सवाल भी कर रहे हैं। मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगा, गालिब साहब का एक शेर है, हालांकि इस शेर के कुछ लफ्जों से मुझे एतराज है, लेकिन फिर भी मौके महल के एतबार से कह देता हूं, काबा किस मुंह से जाओ गालिब, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग पूछ रहे हैं ऐसा। तो हम जा रहे हैं लोगों के पास, हम जा रहे हैं लोगों के पास, हम इलेक्शन में अपना नुमाइंदा खड़ा कर रहे हैं और हमें अपने आप पे और लोगों पे पूरा भरोसा है कि जो 1 साल में हमारी कोशिश रही कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे पॉलिटिकल जो उनकी एक वॉइस बनना हो, हमने जो है कहीं हद तक, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखूंगा कि हमने सारे वादे तो पूरे नहीं किए अभी, लेकिन अभी पहला ही साल है गवर्नमेंट का और हमें जो मैंडेट मिला है वो 5 साल का मिला है। और हमने जो वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, कहीं हमने ये नहीं कहा कि पहले साल में जी हम जो है अपने सारे वादे पूरे करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर बताइएगा मुझे नासिर साहब, मैं वैसे सब आपकी तरफ आता हूं। नासिर साहब से बस 31 मिनट और चाहिए आपसे। एक बड़ा मसला ये चल रहा है कि इससे पहले तो इलेक्शन में आप जेकेपीसी को या जेकेएपी को बी टीम कह देते थे, बीजेपी के नुमाइंदे वगैरह वगैरह अंदरूनी तौर पे मिली भगत कह देते थे। इस मर्तबा ये पार्टियां आपके साथ खेल गई हैं। कल ही जो बयान आया सज्जाद साहब का पीसी, वो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई यही लोग अंदरूनी तौर पे मिले हुए हैं बीजेपी से, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पार्टी का उत्थान होता इकोनॉमिकली। और जी आमिर साहब, आप मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, उनकी पार्टी के नुमाइंदे देंगे साहब, मैं तो सवाल पहुंचा दिया आपने। बिल्कुल सर, सजाद साहब ने कल हम पे इल्जाम लगाया कि ये जी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से राज्यसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उठाया। अगर हमें बीजेपी को फायदा उठाना होता तो जो एक सीट, चौथी सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, हम उस पे नुमाइंदा नहीं उठाते, कैंडिडेट नहीं उठाते। लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने इनकार कर दिया कैंडिडेट उठाने से, उसके बावजूद हमने जो है वक्त ना गवाते हुए हमने चौथी सीट पे भी अपना कैंडिडेट उठा दिया। और लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सजाद लोन साहब जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा इलेक्शन से दूर रहूंगा, तो उसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को हो रहा है। अगर वो दूर रह रहे हैं तो जो है नंबर नीचे आता है और उससे सिर्फ बीजेपी का फायदा होता है। अगर वाकई आज एक मौका था सजाद लोन साहब के पास कि वो प्रूव कर देते। चलिए मैं यहाँ पे रोकूंगा। एक हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या सज्जाद साहब खड़े होते तो बाकी आपके एमएलए साथ देते सज्जाद साहब का? क्यों नहीं देते? वो आते सामने, वो कहते, वो बोलते कि नहीं आप जो है हमें दे दीजिए। वो तो नहीं आए हमारे पास। चलिए, तो नहीं कहा। खैर ऐसे माहौल से पहले पास्ट में देखने को नहीं मिले, लेकिन अब जब हमने एक कैंडिडेट खड़ा किया है बीजेपी के खिलाफ, हाँ, तो आप उसे सपोर्ट करिए और प्रूव कर दीजिए कि आप बीजेपी। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो फतवा जारी किया है कि जो हमें वोट नहीं देगा वो बीजेपी का साथी है, अवाम समझ ले, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, पूछूंगा आपसे। वाजिया है, तीसरा कैंडिडेट है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अब 2 कैंडिडेट के तो अब रद्द भी हो गए हैं, अब तो और ज्यादा घुमासान होने वाला है। और वैसे मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस मर्तबा क्या कोई मिली भगत थी, कोई मीटिंग हुई थी अंदरूनी तौर पे ये तमाम तर पार्टियों के साथ कि ये लोग जो बम्बास्टिंग करते हैं इनके ऊपर पलट के पहले ही कर दो ताकि ये लोग कर ही ना पाए, ABCD कर ही ना पाए? देखिए, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो या हमारी पार्टी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, हम इंडिपेंडेंटली पहले भी लड़ रहे थे, लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने हम लोगों पे कई बी टीम कहा, कुछ कहा, ताकि वो जो है लोगों का सपोर्ट ले पाए और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कई हद तक कामयाब होकर सरकार भी बना पाए। लेकिन 1 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो सबके सामने है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। हमारी कोई ना अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, ना कुछ है। हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है बड़गाम बाई इलेक्शंस के लिए और अब इंडिपेंडेंटली
हम एक हेल्दी कंटेस्ट की उम्मीद रखते हैं और न हमारी कोई न मिली भगत है किसी के साथ, ना अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, ना हम किसी को ब्रांड ए टीम बी टीम कर रहे हैं। हम इलेक्शंस में इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं और इंडिपेंडेंटली उसको कंटेस्ट करने ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सामने में बोला कि अगर सज्जाद लोन साहब मैदान में उतरते तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। अल्ताफ ठाकुर साहब, जहां तक माफ कीजिएगा, अल्ताफ बुखारी साहब जिस तरीके से मैदान में उतरते हैं, उनकी एक पहचान जम्मू में भी, उनकी बहुत ज्यादा बेस मजबूत है, कश्मीर में तो है ही, तो क्या अपनी पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है जानबूझ करके, या फिर इस तरह के मौके पे पीछे इस वजह से हटती है ताकि दूसरी पार्टी को यानी कि बीजेपी को फायदा हो? देखिए, इसमें पहली बात है सज्जाद लोन साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो आप उनके जो तर्जमान है उनसे ज्यादा बेहतर वो ही आपको जवाब देंगे। रही बात हमारी, देखिए जैसे आपको पता है हमारा असेंबली में कोई मेंबर नहीं है, तो हमारा इसमें अभी कोई स्टेक नहीं बन रहा था जो राज्यसभा इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हमारा होता तो हमारा भी एक स्टैंड होता, लेकिन जैसे कि पता है लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया, तो हमारा इसमें कोई ये नहीं है कि हम पार्टी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे वापस जाके पूरी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसका नतीजा जल्दी इंशाल्लाह। मतलब ये है कि जो जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, छोटी तो नहीं लेकिन जितनी भी बाकी पार्टियां हैं, उनकी कोई मिली भगत नहीं है, बस इसी चीज का जवाब चाहिए था। सुमित जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा और इस मरतबा बीजेपी बड़े दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, उतरना भी चाहिए। हमारी किसी पार्टी के साथ कोई मिली भगत नहीं है, हम ठीक है, इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट भी कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली हम जो है मैदान में जा रहे हैं। चलिए, ये सारी चीजें, हालांकि बहुत सारी खुफिया मीटिंग भी होती है, मैं आऊंगा उस चीज के लिए वैसे सब आपकी तरफ। सुमित जी, मैं खास तौर पे ये जानना चाह रहा था कि बीजेपी जो कोशिशें कर रही है लगातार, उनका साफ तौर पे इस मर्तबा हम एंट्री होते हुए देख पा रहे हैं। अब राज्यसभा में देखिए 3 उम्मीदवार आपने उतारे और ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 सीट आप लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो तोड़ मोड़ करके ले जाए, हॉर्स ट्रेडिंग हो, दुनिया भर के कोई और तरीके अपनाएं। इस मर्तबा बडगाम में आपने एंट्री की है, क्या अंदरूनी तौर पे इस तरह की कुछ और भी चीजें हैं अवाम के बीच में या फिर लीडरान के बीच में, कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि आपको लगे कि हाँ ये सही टाइम है एंट्री मारने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही ऐसा, भारत की जनता की पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी, भारत में तो हम रह रहे हैं, जनता ऑलरेडी यहाँ पे है और पार्टी जब उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही पूरी जनता के लिए आगे, तो उसमें जहां भी कोई इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में अपना हर भागीदारी को, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको भागीदार नहीं, इस वजह से क्योंकि मेन इलेक्शन में आप खाता नहीं खोल पाते हैं, लेकिन जैसे ही बायपोल होता है उसमें आप शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से तो सवाल उठ रहा है कि क्या है। देखिए, बात ऐसी होती है कि कई इफ एंड बट्स हर जगह पे कई चीजों में रहते हैं, लेकिन देखिए बात ऐसी होती है कि हर एक चीज को हर एक तराजू से, हर तरीके से देख सुन के जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो वो अपने जनता को लेते हुए उनके साथ, कि हमेशा उनके लिए जब भी लड़े तो उनके लिए उनका ये रहे कि उनका वोट कहीं वेस्ट नहीं हुआ है। हमने जिस उम्मीद से इस पार्टी को वोट दिया है, ये पार्टी उस उम्मीद से हमारे लिए जीत के भी आई और हमारे लिए काम भी करेगी। बस भारतीय जनता पार्टी ने कब, मतलब देखिए जब भी कोई इलेक्शन कहीं भी, ये तो वो पार्टीज हैं, एनसी हो या कोई भी पार्टीज हैं, जब यहाँ पे आपने देखा कोई इलेक्शंस हुए थे पीछे तो इन्होंने बायकॉट भी किया कई जगहों पे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तब भी बायकॉट नहीं किया। ये शुरू से जब से यहाँ पे तब से लड़ती आ रही है, और कोई भी इलेक्शन हो, छोटे से इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन तक, देखिए पार्टी जब बनती है तो वो इसीलिए होती है कि लोगों के मसले मसाइल को एक उनके उम्मीदवारों के थ्रू पार्टी हल करे और उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जिससे जीते और लोगों के काम को इलेक्शन लड़ने का किसी को एतराज हो ही नहीं सकता। एतराज यहाँ पे हो रहा है लोगों को कि बीजेपी ने एलजी के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ये हालात बना दिए कि अब उनके अलावा लोग किसी और पे भरोसा कर ही ना पाए, और यही वजह थी कि 1 साल से खेल चल रहा था कि इस हुकूमत को इतना नाकारा बना दो कि कुछ कर ना पाए और उसके बाद जैसे मौका आए फायदा उठाओ। तो 10-11 साल से भी नहीं, मैं बोलूं उससे भी कहीं पहले से नाकारा ही बन चुके थे। अब 10-11 साल से आप मुझे एक चीज बताइए, जो ये पार्टियां हैं, एनसी है या कोई पीडीपी है, कुछ भी है, जब यहाँ पे गवर्नर राज शुरू हुआ था तो पब्लिक के बीच में आपने आप ही बताइए कौन नजर आ रहा था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे और आज तक नजर आ रहे हैं। तब ये लोग सारे अंडरग्राउंड हो गए, जैसे इलेक्शन आया सारे बाहर आ जाते हैं। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही कि लोगों के बीच में हमने काम करेंगे। अरे तो लोगों ने तो आपको साल पहले भी तो दिया ना टाइम काम करने का, अब आप कैसे काम कर लोगे अगर जीत के? आप बोल रहे हो हमें काम नहीं करने दे रहे। आप लोगों के बीच में अभी आपके सामने आपके चैनल में बात हुई ना, तो इन्हीं के यहाँ पे जो हमारे भाई बैठे हुए उन्होंने बात की ना कि भाई हमें काम नहीं करने दे रहे। अब अगर आपको साल से काम नहीं करने दे रहे आपके कहने के अनुसार, तो आप बताइए आप किस बेस पे लड़ रहे हैं? फिर छोड़ दीजिए,
बोले हमने लड़ना ही नहीं यार, हमें काम नहीं करने दे रहे। लेकिन आप ये क्या बात हुई सुमित जी, ये क्या बात हुई कि मतलब काम नहीं करने दे रहे हैं तो छोड़ दें? एक तरफ आप जी जी बोल लीजिए ना मुझे, आप नहीं आमिर साहब बात कंप्लीट करने दीजिए ना, प्लीज मैं बता रहा हूँ डिटेल वाइज। आमिर साहब खुद ही आप समझिए ना, ये कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है एक साल से, लेकिन आप मुझे बताइए ये इलेक्शन भी बोल रहे हैं कि हम, अभी यही बात हुई ना कि उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, हम उन पे अच्छा उतरेंगे। हम, जब आप खुद ही एक तरफ से अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमें कोई काम नहीं करने दे रहे, फिर आप इलेक्शन लड़के कैसे लोगों का वक्त जीत रहे हैं कि हमें काम करने देंगे? लोग आप पे क्यों विश्वास करें इस चीज पे? चलिए मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। आमिर जी मेरी बात सुनिए, पहले अपने आप को मजबूत बनाइए ना, फिर इनको बोलिए आप मजबूत बनाइए। आप क्यों झूठ लोगों में फैला रहे हैं कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं? सर बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं नासिर साहब आता हूं आपकी तरफ। इनके पास डिपार्टमेंट है, और अगर इन्हें पता था काम नहीं करने दिया जा रहा तो इन लोगों ने फिर इलेक्शन को पहले बाइकआउट कर देना था। मुझे इनके अनुसार, इनके अनुसार, हमारे नहीं, इनके अनुसार। एक चीज का जवाब दे दीजिए खाली। बीजेपी वादी में अपना खाता नहीं खोल पाई थी, यह हकीकत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई थी, इवन बडगाम की सीट भी, यह भी हकीकत है। लेकिन अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के या उस जैसी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए। बीजेपी ने पहले ही मैदान में अपने योद्धा उतार दिए। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी की पहले से तैयारी थी और मौका जैसे आया फौरन फायदा उठाने की कोशिश की। यह सवाल 24/7 बीजेपी जो है हमेशा रेडी रहती है। कभी भी इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करेगा उम्मीदवार आपके सामने, किसको एक छोड़ के हजारों उम्मीदवार, एक से बढ़कर एक उम्मीदवार हैं, और हर एक उम्मीदवार जो है, मैं कहूं जिसको भी उतारेंगे वो अपना जो है वहां पे लोगों के काम करने के लिहाज से, लोगों के बीच में रहने के हिसाब से, उनके लिहाज से वो वहां पे उम्मीदवार बनके लोगों का दिल जीतने में सक्षम है। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। चलिए ये बात हम मान के चलते हैं। रिजल्ट तक जैसे ही आएगा इस बात पे पुख्ता यकीन भी होगा, या फिर इस बात को हम झुटला भी सकते हैं। नासिर साहब आप पहले कुछ कह रहे थे, वो बता दीजिए, उसके बाद हम आते हैं आपकी तरफ। जी पहले तो मैं यही कह रहा था कि देखिए आप एरोगेंस देखिए, सुमित जी किस तरह कह रहे हैं कि अगर ये लोग हम इन्हें काम नहीं करने दे रहे तो इन्हें छोड़ना चाहिए। देखिए बीजेपी इससे भी ज्यादा कोशिश कर ले हमें परेशान करने की, हुकूमत के चलने में रोड़े अटकाने की, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और जो है लोगों के काम करवा के रहेंगे। और जो ये सिस्टम आप डिले कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस रूल्स डिले करना हो, जब तक हम भी ये मनवा के ना माने तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं। एक चीज समझ में नहीं आता, देखिए आप बीजेपी को तो साथ पहले भी लेके नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नुमाइंदे लीडर हमारे साथ हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, इवन पीडीपी को भी आपने नहीं छोड़ा, किसी को भी आप साथ लेकर के नहीं चले। इवन यहां तक आपने कह दिया आपके लीडर ने कि ये लोग जाकर के एलजी से अंडर द टेबल मिलते हैं। उसके बाद जो बाकी आपकी हिमायती पार्टियां थी, जो आपको राज्यसभा या फिर बाई इलेक्शन या दूसरी जगह पे कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकती थी अगर बीजेपी को पीछे धकेलना था, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, तो वहां आपका जो है एक बेस बन नहीं पाया। बीजेपी आपकी पहले से दुश्मन थी, आप बीजेपी के पहले से दुश्मन थे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि अकेली तनहा पड़ती हुई पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है? अब तो कांग्रेस का भी साथ नहीं रहा। तनहा की बात नहीं है। देखिए आमिर साहब, 4 राज्यसभा सीटें थी जिसमें हमने एक कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, और कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड किया कि वो अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे। उसके बावजूद हमने वो सीट छोड़ी नहीं, हमने अपना कैंडिडेट जो है उससे फॉर्म भरवाया ताकि बीजेपी को वॉक ओवर ना मिले। तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि हमारी नीयत क्या है। हम नहीं चाहते हैं। नहीं तो आपने नीयत के बारे में बात की, पूरी बात नहीं बताई आपने 34 सीट छोड़ी जिसपे उम्मीद या चांस कम थे जीतने के, इसी वजह से कांग्रेस ने नहीं माना और पहली और दूसरी सीट मांग रहे थे वो लोग। तो आप मुझे एक बात बताएं, 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 कैंडिडेट्स थे, कांग्रेस के 12 एमएलए थे, कांग्रेस के 12 एमएलए थे, और उस टाइम पे हमारे हिस्से में एक राज्यसभा सीट आ रही थी, और वो सीट हमने कांग्रेस को दे दी, गुलाम नबी आजाद साहब को। तो आज हमारे पास 42 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 6 एमएलए। तो किस हिसाब से उनकी राज्यसभा सीट बनती थी मोर देन 1? लेकिन उसके बावजूद हमने एक सीट उनके लिए रखी, क्योंकि हमें पता था कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है वो सीट निकालना, वो कोई बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। अगर जो ये सारी पार्टियां हैं और जो ये इंडिपेंडेंट्स है, जो जिसमें से बेशतर इंडिपेंडेंट हमारे साथ है, और हमारे वोट, इंडिपेंडेंट्स के वोट और कांग्रेस वोट के मिला के 2-3 लोगों को उन्हें कन्विंस करना था उनके लिए वोट करने के लिए।
तो क्यों उन्होंने वो स्पेस छोड़ दी, क्यों उन्होंने जो है वो वहां पे कैंडिडेट नहीं उठाया? इस चीज से आप एक चीज तो आपको सर्टेन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के लिए कोई आसानी जो है नहीं करना चाहती है ग्राउंड में, वरना हम तो इजीली वो सीट छोड़ सकते थे। हमने वो कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उठाता, बीजेपी को वॉक ओवर मिल जाता, लेकिन हमने जो है अपना कैंडिडेट उठाया वहां पे, हमने वो सीट छोड़ी नहीं। उसके अलावा जब आप बड़गाम की बात करते हैं, देखिए फिलहाल तो मुबारक है बीजेपी वालों को, पिछले साल तो इन्होंने कैंडिडेट्स भी नहीं उठाए थे, इन्होंने तो कंटेस्ट ही नहीं किया, चाहे वो पिछले साल का पार्लियामेंट इलेक्शन हो, इन्होंने तो कोई कैंडिडेट ही नहीं उठाया, और असेंबली इलेक्शन में भी इन्होंने बेशतर सीटों पे कैंडिडेट नहीं उठाए। तो आज मुबारक की बात है, कम से कम ये कैंडिडेट उठा रहे हैं, कम से कम इतनी जुर्रत कर रहे हैं कि जो है कैंडिडेट का जो है नॉमिनेशन भरने वाले हैं बड़गाम से। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, हमें अपने लोगों पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह जो ये इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन का, सिर्फ बड़गाम में नहीं, नगरोटा में भी, क्योंकि नगरोटा की जो सीट है वो पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ी थी जब पिछले असेंबली इलेक्शन हुए थे। तो मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है कि इस बार भी जो है हमारा कैंडिडेट होगा वहां से, और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि दोनों सीटें जो है हम जो है बीजेपी से जीत जाए। चलिए, मैं अपनी पार्टी से सिर्फ ये जरूर समझने की कोशिश करूंगा जो आज मैं सोच रहा था कि सबसे पहले वैसे आपसे पूछूं, क्या समझने की कोशिश करूं। प्रीवियस में ही आपने जवाब दिया था कि आपके नहीं हैं लोग, ठीक है, समझ में आता, कोई बात नहीं, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस चीज से किसी की इज्जत कम नहीं होती, किसी का जो स्ट्रेंथ है वो पता नहीं चलता। लेकिन इस मर्तबा दोनों सीट पे उम्मीदवार आपने उतारा, कुछ सोच के उतारा होगा, या तो आपने सामने वाले को देखा कमजोर हो गया है, अवाम के बीच में वो मकबूलियत नहीं रही, और वादी में बीजेपी का उतना वर्चस्व नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। नगरोटा वाले सीट पे मुझे नहीं मालूम कि अपनी पार्टी कितना स्ट्रेंथ रखती है, लेकिन फिर भी आपकी जुबानी हम समझना चाहेंगे कि दोनों सीट पे आपने उम्मीदवार उतारे, क्या सोच करके? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है, जब पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ही है कि आप इलेक्शंस में हिस्सा लें। तो ये सोचता है कि हम कमजोर है या हम कहीं पे स्ट्रांग है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, जिसका एक इथॉस है इलेक्शन, अगर उसमें हिस्सा नहीं लेती तो मेरे हिसाब से वो पॉलिटिकल पार्टी कम एनजीओ ज्यादा रहती है। तो इसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है कि हमने देखा कमजोर है, हमने देखा इलेक्शंस है, हम जाके लोगों में फिर से जो हमारा मैनिफेस्टो है जो आज से 1 साल पहले हमने रिलीज किया था, फिर से दिखाएंगे कि हम जो हमने उस दिन वादे किए थे हम अभी भी उसी पर है। नहीं, यहाँ पे मैथमेटिकल जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, गणित लोग ये बैठा रहे हैं कि ये वो पार्टियां जो वोट कटवा पार्टी है, एक तरफ तो बीजेपी उतर रही है, दूसरी तरफ जेकेएपी जैसी पार्टियां उतर रही है, ताकि इनके जो हामी हैं इनका वोट इधर चला जाए, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत चांस बनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में चला जाए। इस तरह के सवाल उठते हैं, इस वजह से पूछा मैंने। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो आप खुद जवाब दे रहे हैं। अगर ऐसा होता कि हमें बीजेपी या किसी को सपोर्ट करना होता, अगर रूलिंग पार्टी की बात, बीजेपी की बात की जाए जो सेंटर में रूलिंग पार्टी, तो हम अपना कैंडिडेट उतारते नहीं अगर वो कैंडिडेट उठा रहे थे। पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा, उन्होंने भी कैंडिडेट उठाए, हमने भी कैंडिडेट उठाए, और इस इलेक्शन में वो भी अपना इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, हम भी इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। तो इसमें कोई तुक नहीं बनता है कि हम किसी के हामी हैं या किसी के लिए वोट काट रहे हैं। आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि डेमोक्रेटिक सेटअप में एक पॉलिटिकल पार्टी तभी एग्जिस्ट करती है जब वो इलेक्शन। ये तो बुखारी साहब जहां भी जाते हैं अपने बयान में वो ये जरूर कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों का भरोसा उठ गया, हमारा तो पहले ही उठ गया था। देखिए, जब हम नेशनल देखिए, इतना बड़ा मैंडेट जो पिछला इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन जो 2019 के में जो हम यूटी स्टेट डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया, उसके बाद पहला इलेक्शन था, और इतना ह्यूज मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और फिर जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट के बाद उनके मैनिफेस्टो की बात है, अभी नासिर असलम साहब ने कहा कि हमें अभी 4 साल हो रहे हैं, लेकिन अगर इनको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब के कई इंटरव्यूज हैं, उनकी जो वो तकरीरें कर रहे थे उसमें था कि हम 1 साल में इतनी नौकरियां लाएंगे, हम जो बंद है लोग उनको आजाद करवा देंगे, सिलेंडर, राशन है, बहुत कुछ था। लेकिन अभी जब 1 साल होने को है, एक ही रट लगा के बैठ गया नेशनल कांग्रेस के, हमें काम करना। अरे वैस भाई, आप लीडर हैं और लीडर रह चुके हैं, लोगों ने आपको इतनी ज्यादा प्यार मोहब्बत दी है, जिताया
आया। मैं कई चीजों पे कंफ्यूज होता हूं। आपको क्या जम्मू कश्मीर के हालात नहीं पता? ये तो हम जैसे अगर लोग बोलें कि बहुत ज्यादा, हम जैसे लेमैन बोले कि हाँ ठीक है जम्मू कश्मीर के हालात नहीं पता, एक साल में थोड़ी देर के लिए हम नजरअंदाज करें फैक्ट, जम्मू कश्मीर के बारे में हमसे ज्यादा आपको पता होगा। अंदरूनी तौर पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझ करके इस तरह के हालात उन्होंने बनाए कि लोगों के काम ना हो, या फिर जानबूझ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ऐसे हालात बनाए गए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ न कर पाए? मेरे ख्याल से इसका जवाब आप जरूर दे सकते हैं। देखिए अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें या हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात करें, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम स्टेटहुड देंगे। देखिए स्टेटहुड न होने की वजह से कई सारे दिक्कतें जरूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कि एक डुअल पावर सेंटर बना हुआ है, लेकिन इस डुअल पावर सेंटर में भी कई सारी चीजें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने हाथ में है। अगर एटलीस्ट वो शोबे छोड़ के उन शोबों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ काम करती तो शायद अल्ताफ बुखारी साहब ये ना बोलते कि ये नाकाम हुए हैं। लेकिन अब 100 में से 100 शोबों में नाकाम हो रहे हैं और इसका जिम्मेवार सिर्फ इस चीज को ठहरा रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। आई डोंट थिंक ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है। अगर आप उन शोबों को छोड़ के बाकी शोबों में काम करते तो आई थिंक सिचुएशन कुछ और होती। चलिए, इसका जवाब तो नासिर साहब बेहतर तरीके से दे पाएंगे और उनसे मैं जवाब लूंगा कि आप इस तरह की चीजें बोल करके निकल नहीं सकते कि हमारे पास पावर नहीं है, ताकत नहीं और इसी वजह से कुछ हुआ नहीं। खैर, इसका जवाब नासिर साहब दें। सुमित साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। देखिए, मुबारकबादी के लायक हैं आप, और जिस तरीके से मकबूलियत आवाम के बीच में बढ़ी है उसकी वजह से उसमें तो कोई जाहिर सी बात है सवाल पैदा ही नहीं होता। सवाल यहां पे पैदा हो रहा है कि अंदरूनी तौर पे 60 गांठ चल रहा है और बीजेपी ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से अपना यहां पे पैर जमा ले जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर उसके बाद स्टेटहुड दे देंगे या कुछ ऐसी और भी मराहत दे देंगे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम भी खुश, पार्टी भी खुश, हम भी खुश। देखिए स्टेटहुड की क्या बात उसकी शुरुआत हो चुकी है? मैं कह रहा हूं आमिर साहब, जो स्टेटहुड की बात है उस पर लगातार कई बार डिबेट्स भी हुई हैं और बात आके वहीं रुकती है। हाँ। बात आके वही रुकती है कि जब सही टाइम होगा बात वही आएगी, वही जवाब होगा, वही सवाल होगा, और जब टाइम होगा तब उस चीज का तो वो मिल जाएगा। मैंने फिर आपको बताता हूँ मुबारकबाद की बात जो आपने कही, जो एनसी के हमारे भाई प्रवक्ता यहाँ बैठे उन्होंने मुबारकबाद की बात की कि चलिए बड़गाम से इन्होंने अपना उम्मीदवार भाजपा ने उतारा तो सही। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जब पहले यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ पीछे सितंबर में, तो क्या एनसी के पास कोई ऐसा कद्दावर वहां का कैंडिडेट नहीं था? क्या उमर साहब को अपने डर की वजह से उन्होंने लगातार 2 सीटों से इलेक्शन लड़ना पड़ा? कि वो लोकसभा की जब हार गए थे तो डर बैठ चुका था, तो उन्होंने सोचा मैं 2 में से लड़ लेता हूं, क्या पता कहां पे कहीं हार ना जाऊं, एक सेफ सीट तो रख दूं। देखिए वहां से इन पे सवाल उठते हैं। आपकी तो इतनी बड़ी पकड़ थी, आप लगातार बोल रहे हैं हमारी पकड़ है, लोगों में हमारा विश्वास है, लोगों में ये है, तो लेकिन आप मुझे बताइए इन्होंने क्यों 2 जगहों से फिर अचानक इलेक्शन लड़ने का मन बना के ऐसी चीजें की? मैं इससे पूछूंगा नासिर साहब से, लेकिन उससे पहले एक चीज पूछ लूं कि हालात लोकसभा के बाद ऐसे बने थे कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी बदली, उसके बाद एक ही चीज जिसकी उम्मीद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड, इस तरह के जो बड़े बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उसकी भरपाई अगर कोई पार्टी कर सकती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पीडीपी 2014 के बाद से लगातार उनके यानी कि बीजेपी के साथ रही है, तो इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने चुना। 2 जगह से अगर उन्होंने अपने उम्मीदवार यानी उमर अब्दुल्ला साहब खुद मैदान में उतरे तो दोनों जगह जीत भी तो गए, ये भी तो देखिए आप। सर जीतने का मतलब ये नहीं होता है क्या पार्टी में इनके बात? देखिए मुझे किसी से कुछ बोलने मुझे नहीं है, इनके अपना पर्सनली है, इनकी पार्टी अपनी है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी। ये मेरा अपना मत है, आगे इनकी अपनी सोच है, लेकिन फिर ये जैसे बता रहे हैं कि जिस तरह के ये इल्जामात लगा रहे हैं, तो फिर बात वहीं पे बात आ जाती है कि ये जो बात करते हैं साफ स्पष्ट पता चलता है कि ये जो भी बात करते हैं ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं कुछ चीजें, और कुछ नहीं। मैं क्लियर कर देता हूं। मुहर्रम के जुलूस जब भी निकलते हैं फौरन इजाजत मिल जाती है, पानी, दूध और जूस सब आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है कि आप किसी एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, मुबारकबादी के लायक है। लेकिन वहीं अगर सीएम खुद एज इट इज बजाते खुद वो कहीं एक जगह जाना चाहते हैं तो पुलिस का पहरा होता है, वहां पे उनको दीवार कूद के जाना पड़ता है, तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से या तो बीजेपी बता नहीं रही है या फिर हमें समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अब बोला जाए तो ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि दिखावे से ही यहाँ पे ये एनसी चल रही है, ये लोगों को दिखाने के लिए। मुहर्रम की आपने बात की, देखिए वहां पे
ईद के ऐसे त्योहार होते हैं, उसमें भी पूरा लोगों के साथ सहयोग किया जाता है, एलजी साहब की तरफ से मुबारकबाद होती है। और कोई त्योहार या किसी भी तरह का कोई भी इवेंट होता है तो उसमें वहां के लोगों के साथ पूरा जम्मू कश्मीर क्या पूरा इंडिया, एलजी साहब या जो भी हैं सारे मिलजुल के बधाइयां और चलिए मैं एक दो नाम ले लेता हूं, शायद ये चीजें और ज्यादा खुल के आए। हालांकि मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा था। बडगाम में से बहुत सारे आलिम दीन हैं, उलमाए किराम हैं जो बहुत खूबसूरती के साथ अपने काम अंजाम दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। उस चीज़ की हमारी जो है थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर में वो राहत नहीं है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें, किसी को नज़रबंद कर दिया जाता है, किसी के ऊपर सख्ती होती है कि वो जुमे की नमाज तक में हाजिर ना हो पाए। और वही चीज़ें यानी बडगाम की, चूंकि हम बात करें तो मैं बडगाम की मिसाल ले रहा हूँ, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा छूट है, राहत ही राहत है, और उन्हीं में से एक फर्द को मैदान में उतार दिया जाता है। तो ये वक्ती तौर पर जीत हासिल करने के लिए है या फिर आगे भी चलेगा? श्रीनगर में आपने देखा लगातार, आपके ही चैनल से भी हमने कई बार देखा और बाकी चैनल से भी, आज लोग खुल के, नॉट इवन बडगाम बल्कि पूरे श्रीनगर में खुल के चलते हैं, रात रात को घूम रहे हैं। वैसी दहशत वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। जब बाहर देखिए, रोकता कोई किसी को किसी चीज पे नहीं है, लेकिन हालात जब बिगड़ते थे, आज से पहले के कितने हालात बिगड़े हुए हैं, हालातों पे काबू पाने के लिए जब किसी भी चीज का कोई कदम उठाया जाता है तो वो वहां की आवाम के लिए ही उठाया जाता है और आम जनता के लिए उठाया जाता है। और मुझे लगता है क्या सभी को ये पता है कि अगर किसी भी चीज से, किसी चीज का एक लोगों के लिए, लोगों की राहत के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े तो उसके लिए अगर कोई ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे कि देखिए, आप बोलते हैं इनको नजरबंद किया जाता है। अगर नजरबंद किया जाता है, बाहर आके कुछ ना कुछ गलत बयानबाजी करके माहौल को खराब करने का प्रयास अगर किया जाए, लोगों के बीच में अगर कुछ गलत मैसेज चला जाए, तो उससे अच्छा है कि ठीक है, उनको थोड़ा रोक के, क्योंकि चाहते सभी यही हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बनी रहे, उसी का प्रयास चल रहा है। चलिए, मैं जहां तक मैं जानता हूं सुमित भाई, हालांकि ये टॉपिक से हम भटक जाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि आपने किया है, पूछा है, तो मैं बता देता हूं। मीरवाइज साहब कौन सा ऐसा बयान देते हैं आजकल जिसकी वजह से लगता है कि माहौल खराब हो जाएगा? 4 हफ्ते से उनको जुमा की नमाज पढ़ने नहीं दी जाती है और वो बेचारे लगातार कहते हैं, हालांकि वो खुतबा देते हैं वहां पे, उनके कई सारे खुतबे में हम खुद ही वहां पे मौजूद रहे, तो कुछ तो ऐसा नहीं कहते, वो लोगों को बांधते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं, उनको आप नजरबंद कर देते हैं। वहां पे राहत नहीं होती आपकी, वहां प्यार नजर नहीं आता, वही लाड प्यार आपको बडगाम में नजर आता है। तो कुछ तो सवाल है कि दाल कुछ काली है। देखिए, आपको क्या लगता है कि मीरवाज साहब जो हैं, उनको क्या आपको लगता है कि क्या उनको कहीं गलत, उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, कोई गलत सलूक? उनका भी उतना ही आदर सम्मान है हमारी नजरों में, सभी की नजरों में, जितना वहां की आवाम का है। वो तो मैंने इस वजह से मिसाल दे दी क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बडगाम में बहुत ज्यादा रियायत है, वही चीजें दूसरी जगह पे रियायत नजर नहीं आती बीजेपी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोगों का नजरिया जो है ना, वहां पे कश्मीर में लोगों का नजरिया जो पॉलिटिकल पार्टी ने जो बनाया हुआ है वहां की, उन्होंने वहां पे एक नेगेटिव छवि बनाने का प्रयास हमेशा बीजेपी का किया है। लेकिन जी आमिर साहब, मैं अवेयर हो चुकी है। मैं यही सवाल पूछना चाहता था सुमित जी से जी कि आप जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं देते हैं, जामा मस्जिद बंद कर देते हैं, आप हर हफ्ते मीरवाइज साहब को नजरबंद कर देते हैं, तो आप एक ही यार्ड स्टिक पे जो है दोनों इनको नहीं जो है देखते हैं। एक आवाज में आप कहते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है, लोग रात रात तक बाहर रहते हैं और मुहर्रम के प्रोसेशन चलने देते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, और वहीं दूसरी तरफ जब स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात कहते तो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे। अगर हालात ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम, फिर तो आज अप्रोप्रिएट टाइम है, करिए फिर स्टेटहुड रिस्टोर, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके अलावा जो ये बात कर रहे थे कि मीरवाइज साहब जो है वो भी हमारी नजरों में बराबर है। अगर वो बराबर होते तो आप हर जुमे के जुमे उन्हें नजरबंद नहीं करते, आप उन्हें जो है घर से बाहर नहीं निकलने देते, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक उन्हें जो है नजरबंद करके घर पे रख देते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने नहीं देते हैं जामा मस्जिद में। तो ये सिर्फ जो बहानेबाजी है कि कन्वीनियंस के हिसाब से, जहां आपको लगेगा कि हालात बोलना है कि हालात ठीक है तो वो दे दिया। क्या वाकई कन्वीनियंस के हिसाब से बीजेपी काम करती है? भाई साहब, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी? आपने भी तो पढ़ी, सभी पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़े अच्छे हैं, बड़े मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे हैं, और वो अपना कार्य जो कर रहे हैं, उनके कार्य के पीछे
कोई गलत कंट्रोवर्सी ना कर बैठे। 100 बातें होती है जो आपको भी पता ऐसे है। सुमित जी ऐसे नहीं हमारे देखिए हर आदमी सुमित जी को ऐसे नहीं होता है। आपको लगता है आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है नमाज पढ़ने से आपको जैसे आज मुझे भी मैं पढ़ना चाहता हूँ जामा मस्जिद में, मुझे आप नहीं पढ़ने दे रहे। सारी जनता जितने भी लोग हैं कश्मीर के मैं जामा वो मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता हूँ, आप नहीं पढ़ने दे रहे। किसी खौफ के वहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं, और हमारा सबका आपके प्रति वही प्रेम है। नहीं बिल्कुल है, लेकिन असल में सवाल इस वजह से भी पैदा हुआ कि आप बडगाम से इस वजह से मैदान में उतरे क्योंकि आपने बडगाम वालों के लिए बहुत सारी राहतें दी है, शुरू से देख रहे हैं। और पूरे श्रीनगर में राहत है आमिर भाई, पूरे श्रीनगर में राहत है। बडगाम में स्पेशल राहत नहीं है, पूरे श्रीनगर में राहत है। ये ऐसा नहीं है, ये आप जो कह रहे हैं कि फलानी जगह पे, ये बस यही है ना, नेगेटिविटी फैलाने के लिए तो कुछ भी बोल दो। ये तो नेगेटिविटी क्या है, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। आप जामा मस्जिद बंद करेंगे, जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मीरवाइज साहब को नजरबंद रखेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। ये तो फैक्ट है ना। हम कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे, हम तो फैक्ट बोल रहे हैं। और एक मुद्दा बना देते हैं, आपके लीडर टोपियां उतारते हैं, मुद्दा बना देते हैं। आपने क्यों बंद किया? आपने क्यों बंद किया? आपने क्यों बंद किया? रोको ना पहले कि आप कैसे इस चीज को करते हो। आप इस चीज पे आपने क्यों ताला लगाया? मैं इसको आपने क्यों मैं इसको किसी अलग मुद्दे पे नहीं लेना चाहता, मैं आपको किसी अलग मुद्दे पे नहीं लेना चाहता, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं जिस बात को। तो मुझे बताइए, सर पे जो इज्जत है उसको वोट के लिए इस्तेमाल करते हो, लोगों के सामने, उसको वोट के सामने रखा है। सर पे जो टोपी है वो इज्जत है, वो इज्जत है, इस्लाम में वो इज्जत है, रिस्पेक्ट है। चलिए मैं चूंकि भटकने जाऊं इस डिबेट से, इस वजह से मैं वैसे साहब की तरफ आ जाता हूं। वैसे साहब क्या ये हकीकत है क्या कि वोट के लिए इलाका, शख्सियत, आराम, सुकून या सख्ती, इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है सरकार की जानिब से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी? जब आप ये तो जाहिर सी बात होती है कि जब किसी इलाके में इलेक्शन हो तो ऑब्वियसली हर किसी का ये मोटिव रहता है कि वहां से जो है वोट मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये थोड़ी सच्चाई भी है कि अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में इलेक्शन है तो जो भी कंट्रोल में होगी गवर्नमेंट, चाहे सेंटर में है, स्टेट में है या लोकल गवर्नमेंट या कोई भी, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा जो एफर्ट है उस एरिया की तरह रहता है कि ताकि जो कल वोटर्स हो वो बाहर आके उनकी पार्टी को वोट दे। ठीक है, तो जिस तरह की बड़े, ठीक है, ये तो अवाम की बात हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सिनेरियो, बीजेपी की आप तारीफ करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, मैं जगह एपी की बात कर रहा हूं, तो ऐसा क्या है कि आपको अपने अपने नहीं लगते और दूर के रिश्तेदार आपको बहुत करीब लगते हैं? देखिए आप मिसकोट कर रहे हैं। हम नहीं, मैं लोगों की बात आप तक पहुंचा रहा हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आमिर साहब, आपने अपने वाली बात करके एक मैं सुमित भाई एक मिनट दे दीजिए, मैं अवैध साहब से बहुत दूर था, मैं आपकी तरफ पूरी बात सुनूंगा, अगर आप कुछ डांटेंगे भी मैं सुन लूंगा, बस मुझे अवैध साहब से मतलब क्या, हम आपके बेगाने हैं क्या? अरे नहीं साहब, मैं आता हूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज अवैध साहब को बोलने दीजिए, मैं आता हूं। यही तो बात है, यही तो गलत है, ये तो गलत है सर, ये बहुत गलत है। मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ, अगर आपकी नाराजगी दूर नहीं हुई तो फिर मैं ये सवाल वापस ले लूंगा। वैसा आमिर साहब, देखिए पहली बात है कि यही अल्ताफ बुखारी साहब है जिन्होंने एक साल जो हुकूमत के थे उससे जब तक वो खत्म नहीं हुए तब तक वही बोलते थे कि हमें इस सरकार को टाइम, उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है उसको टाइम देना है, उसको टाइम देना है ताकि वो कुछ काम कर सके। तो जैसे आपने कहा कि हम तनकीद करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, हमने पूरा जब भी अभी एक साल होने तक का आप उठा के देख सकते हैं अल्ताफ बुखारी साहब से जब भी ये सवाल पूछा जाता था तो वो उनका जवाब यही था कि अभी सरकार को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, सरकार नहीं है, हालात बदले हुए हैं, सरकार नहीं है, तो हम तनकीद नहीं करते। दूसरी तरफ जब बीजेपी की बात आती है तो हमारा जो पहले से, जो इलेक्शन से पहले से और इलेक्शन के बाद भी हमारा यही है कि स्टेटहुड हमारा राइट है और हम हर टाइम, अगर हम बीजेपी की तारीफ करने बैठे होते तो हम भी बीजेपी की तरह बोलते कि राइट टाइम पे मिलेगा, लेकिन हमारा पहले से मंशूर है और आज भी यही मंशूर है कि जो स्टेटहुड है वो एट अर्लिएस्ट रिस्टोर की जाए। जम्मू कश्मीर में जो यूटी स्टेटस है उसको चेंज करके वापस स्टेटहुड,
तो इसमें ये नहीं है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक कर रहे हैं चाहे बीजेपी के क्लोज रहे या बीजेपी को नहीं, ये सवाल इस वजह से भी पैदा हुआ क्योंकि हम देख पा रहे हैं निशाना तो बनाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिल्ली से ज्यादा कुर्बत महसूस की जाती है जेकेएपी की जानिब से बमुकाबला जो रिवायती पार्टियां वादी की। देखिए, इसमें एक आपको एक अहम एस्पेक्ट है इसका। जब ड्यूटी बनी थी तो हमारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी थी वो एक पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो बाहर आके निकली थी और बोला था ओपनली, कश्मीर से मैं बात कर रहा हूँ, कि हम जो डेमोक्रेटिक सेटअप में है हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे। शायद उसी चीज को अभी भी पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ज्यादा नजदीक है या ज्यादा दिल्ली जाते हैं तो उससे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया मामला। सुमित भाई, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला मामला नहीं था, ये बात इस वजह से मैंने की कि दिल्ली से अल्ताफ बुखारी साहब ज्यादा करीब खुद को महसूस करते हैं और कहते भी हैं अपने बयान में, और वादी की जो पार्टियां हैं यानी कि जहां पे आप नहीं हैं वहां पे वो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी सरकार में, इस वजह से वो सवाल बना था। अपने मतलब दूसरे एंगल से मत लीजिएगा, माफी चाहता हूं इस चीज के लिए, लेकिन मेरा मतलब वो दूर दूर तक था भी नहीं और हो भी नहीं सकता एज एन एंकर। खैर, मैं आपकी तरफ आता हूं इस सवाल के साथ। जो चीजें अभी हम देख पा रहे हैं, मुमकिन है कि ये एंगल ना हो, क्योंकि मेरा काम है कि मैं हर एंगल से आपसे पूछूं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मर्तबा जो एंट्री मारी है बीजेपी ने, कितना आपको उम्मीद लग रहा है कि इस मर्तबा बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? नगरोटा की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे देवेंद्र सिंह राणा और दिव्यानी राणा दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दिव्यानी राणा के बारे में हमारे नुमाइंदे ही बताते हैं कि वो नॉमिनेट होने से पहले भी लोगों के बीच में जाती थी, तो मैं वहां की बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बोल नहीं सकता। खैर, लेकिन उसके बावजूद भी वादी में आपने इस मर्तबा कदम बढ़ाया, क्या उम्मीद, क्या हौसला है बीजेपी का? बिल्कुल आमिर भाई, देखिए मैंने आपको पहले शुरू में भी ये बात बता दी कि ये अगर वहां पे इलेक्शन जो हो रहा है तो भाजपा अपनी तरफ से पूरा लोगों के प्रति जो कार्य किए हैं वो रखेगी और उसके ऊपर लोगों का विश्वास जो सवाल उठेंगे क्या उसका जवाब देने के लिए तैयार है बीजेपी? बिल्कुल, सवाल जो उठेगा भाजपा उसके हर सवाल का जवाब देगी और जवाब मिलेगा तो काम के जरिए, जो काम किए होंगे यानी काम के जरिए जवाब मिलेगा। नासिर साहब, क्या लेकर के जाएंगे अवाम के बीच में, क्या कुछ दिखाएंगे अवाम को, और क्या सवाल के जवाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है? क्योंकि आपकी जो धुआंधार दिग्गज लीडरान हैं, खासतौर पे आगा जैसे लीडरान, वो तो साफ तौर पे मना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है लोगों के बीच में जाने के लिए, लोगों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए, और हमने इस एक साल में क्या क्या किया है वो भी बताने के लिए। अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी आपकी आवाम के बीच में, और आवाम आप जानते हैं हमसे बेहतर कि कितने ज्यादा स्ट्रांग है पॉलिटिकली। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, अगर हमें उस चीज का डर होता तो हम जो है ये सीट जो है कॉन्टेस्ट ही नहीं करते, या जो नगरोटा की सीट है वो कॉन्टेस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल एतमाद है अपने जो है लीडरशिप पे, अपने लोगों पे, कि जो है हम अपनी जो है जो हमने काम किए हैं वो लेकर के जाएंगे। ठीक है, कच्चा चट्टा जो भी होगा, जो हम आगे करने वाले हैं काम, वो प्लान लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये भी मुमकिन है। वैसे भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये चीज मुझे बिल्कुल इस चीज की मुझे उम्मीद है और यकीन है कि लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम कितने मुश्किल हालात में जो है सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पता नहीं, मैं लोगों की तर्जुमानी तो नहीं कर सकता इस टाइम पे, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो का जो मामला था उसमें अभी तक अधर में अटका हुआ है। इवन फर्स्ट पेज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो खोलते हैं या उसको नजर में रखते हैं ख्यालों में, तो उसमें बहुत सारे सवाल एक एंकर को भी उठता है, तो आपसे लोग पूछेंगे। कई सारी चीजें की है, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। चलिए, अगर मैं अभी यहाँ गिनाने बैठूं, चाहे हाँ, नहीं, मुमकिन है, मैं इस चीज से इनकार भी नहीं कर सकता, इकरार भी नहीं। अवाम का सवाल है, अवाम बेहतर तरीके से पूछेगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अवाम तो पूछेगी या रखेगी। हमेशा हम लोग अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है, और हमें बिल्कुल ये यकीन है कि लोग जो है हमारी परफॉर्मेंस एक साल की जो है, हो सकता है कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतना नहीं हुआ। मैं उन तमाम तर चीजों को नोट जरूर करूंगा। वैसे मैं आपकी तरफ आता हूं। एक बड़ा सवाल कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है आपके सामने में, और दिल्ली की हुकूमत भी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, आप तो चारों तरफ से खेल सकते हैं। सवाल यह कि आपके उम्मीदवार मैदान में हैं, और अब इस मर्तबा क्या कुछ नए प्लान के साथ जेकेएपी जाएगी मैदान में? देखिए, पहली बात है कि जो भी असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें हमें लोगों का मैंडेट नहीं मिला। हालांकि वोट शेयर अच्छा मिला, लेकिन मैंडेट कोई सीट नहीं जीत पाए। हमारी अभी स्ट्रेटजी यही है कि जो पिछले 6 महीने से दे रही है कि हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक जाए और लोगों के जो मसले हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं
बेसिक से मसले हैं, ज्यादा बड़े मसले हैं नहीं, छोटे छोटे मसले हल नहीं हो पा रहे हैं। क्या रीजंस है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वहां से वो ज्यादा बता सकते थे, अच्छा बता सकते थे। हम उन्हीं मसलों को लेके वापस जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एसेस करके वही जो प्रोजेक्ट करेंगे वही सारी चीजें, और उन्हीं मसलों पे इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी हमारा जो मैनिफेस्टो जो हमने असेंबली इलेक्शंस में रिलीज किया था वही हमारा वो सामने लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और तमाम तर चीज़ों के लिए नेक ख्वाहिशात आप सभी के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और आने वाले दिनों में यकीनन ये तमाम तर चीज़ें पानी की तरह साफ हो जाएंगी और आवाम इस चीज़ का जवाब भी हासिल कर पाएंगी। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुल करके सामने आई है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से भी, बीजेपी की जानिब से भी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार पार्टी उमर सरकार की जानिब से भी। अब सवाल यह है कि किससे लोग, अकाउंटेबिलिटी किसकी तय की जाएगी, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा चीज़ों के लिए, जवाबदेही किसकी तय की जाएगी।